1401 compaction factor 0.92 shows medium workable concrete. Plasticizer is used to improve the workability of concrete. Strength of cube is equal to 5/4 into strength of cylinder. A concrete using an air-entrained cement is more plastic and workable. air-entrained cement यूज करके जो कंक्रीट बनाया जाता है वो ज़्यादा प्लास्टिक और वर्केबल होता है. ट्रॉवलिंग क्या होता है? फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग द फ्लोर. For the construction of cement concrete floor, the maximum permissible size of aggregate. अगर सीसी फ्लोर बनाना है तो मैक्सिमम साइज जो होता है एग्रीगेट्स का 10 mm होता है. रेडी मिक्स प्लांट एंड सीमेंट मिक्स प्लांट जो होते हैं वो वाटर एडिशन में डिफर करते हैं. इसके अलावा जो रेडी मिक्स प्लांट और सेंट्रल मिक्स प्लांट है, इसमें रेडी मिक्स प्लांट में वाटर ज़्यादा ऐड किया जाता है. M15 कंक्रीट फाउंडेशन में यूज किया जाता है. टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट का यूज करके पता की जाती है. एक स्लम्प है जो कि 50 से 100 mm है तो उसको हम बीम्स में यूज कर सकते हैं. अगर एक कंक्रीट के स्लम्प वैल्यू 50 से 100 mm के बीच में है तो उसको बीम में यूज किया जा सकता है. फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्डिनरी कंक्रीट, अगर ऑर्डिनरी कंक्रीट प्रिपेयर करना है तो क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड इज 5% बाई वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट प्लस 30% बाई वेट ऑफ सीमेंट. अगर ऑर्डिनरी कंक्रीट बनाना है तो उसके लिए जो हम वाटर यूज करेंगे उसकी क्वांटिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं जैसे फाइन एग्रीगेट का वेट का 5% प्लस जो सीमेंट है उसके वेट का 30% ऐड कर दो, जितना आता है वो वेट ऑफ वाटर के बराबर होगा. While compacting the concrete by mechanical vibrator, the slump should not exceed 5 cm. अगर मैकेनिकल वाइब्रेटर का यूज करके कंक्रीट को कॉम्पैक्ट किया जा रहा है तो स्लम्प की वैल्यू 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि प्लास्टिक कंक्रीट के लिए स्लम्प वैल्यू 6.5 होती है, इसलिए हम उसके लिए वाइब्रेटर के थ्रू कॉम्पैक्शन नहीं करते. अगर जनरल श्रिंकेज की बात करें सीमेंट कंक्रीट में तो वो होता है ड्राइंग की वजह से starting with a wetter consistency. General shrinkage in cement concrete is caused by drying starting with a wetter consistency. ये ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया लेकिन जो भी है. अगला है 1414. The optimum number of revolutions required to mix a concrete with concrete mixer is 20. उसके बाद concrete hammer for non-destructive test is based on the principle of rebound deflection. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें कंक्रीट के लिए तो 0.002% स्ट्रेन के लिए पैराबोलिक होता है, उसके बाद वो एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है. और कंक्रीट की बात करें तो डिज़ाइन जो होती है वो IS 10262 के अकॉर्डिंग की जाती है. प्री पैक्ड कंक्रीट की बात करें तो प्री पैक्ड कंक्रीट में क्या होता है? ड्राई कोर्स एग्रीगेट्स आर फर्स्ट पैक्ड टू हैव द लीस्ट voids and then the cement sand mortar is injected under pressure to fill all the voids. और साइडर और विनेगर CIDER साइडर और विनेगर क्या होते हैं? ये होते हैं ये मतलब वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करने में सक्षम हैं जबकि अल्कोहल नहीं कर सकता. उसके बाद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम आर इम्प्योरिटीज इन मिक्सिंग वाटर विच अफेक्ट द स्ट्रेंथ एंड सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट. कंक्रीट की स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम को जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो होते हैं सोडियम के वो अफेक्ट कर सकते हैं. और ये जो सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इम्प्योरिटीज के फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं इन वाटर मिक्सिंग वाटर में. और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो होता है NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3. जो स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट होता है उसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ऑफ टी कंक्रीट की
सॉरी, जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट के थ्रू T, ये होती है 2P/πdl। यहाँ पे P होता है अल्टीमेट लोड, D होता है डायमीटर ऑफ सिलेंडर और L होता है लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल सैंपल। उसके बाद बात करें कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट की, तो कंक्रीट के ऊपर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है तो उसके लिए जो टेम्परेचर होता है 27 ± 3 डिग्री सेल्सियस, टाइम होता है 28 दिन और ह्यूमिडिटी होते हैं 90% और साइज ऑफ स्पेसिमेन होता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर या 150 mm। किसके लिए? कंक्रीट के लिए। सीमेंट के लिए जो यूज होता है वो होता है 7.5 mm का क्यूब। जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से कम होती है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करें तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अपॉन फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का रेशियो जो होता है डायरेक्ट अपॉन फ्लेक्सुरल का वो होता है 0.48 to 0.63 और इसको हम 0.5 भी यूज कर सकते हैं। While mixing by weight, bulking effect of sand is not taken into account, क्योंकि bulking से volume effect होता है ना कि weight। Sequence of operations involved in concrete production, concrete produce करना है तो उसके लिए जो operation होते हैं उनका sequence क्या है? पहले batching, फिर mixing, फिर handling, फिर transporting। पहले बैचिंग वे बैचिंग और वॉल्यूम बैचिंग दो तरह की होती है। इसमें प्रोपोर्शंस ऑफ एग्रीगेट लेते हैं। बैचिंग और ग्रेडिंग में बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो बैचिंग जो होता है वो होता है प्रोपोर्शंस ऑफ एग्रीगेट, जैसे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट किस रेशियो में लेने, ये तो हो गया बैचिंग। और जो ग्रेडिंग होता है वो होता है कि पार्टिकल साइज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस किस साइज के पार्टिकल उसमें अवेलेबल हैं या होने चाहिए। तो कंक्रीट के प्रोडक्शन में जो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं बैचिंग, मिक्सिंग, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद द टाइम फॉर विच कंक्रीट मिक्सचर विल रिमेन प्लास्टिक इज यूजुअली किस पे डिपेंड करता है कि कितनी देर तक कंक्रीट प्लास्टिक रहेगा। ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मिक्सिंग वाटर कितना यूज हुआ है इस पे। दूसरा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है इस पे, और इस पे डिपेंड नहीं करता कि सीमेंट का सेटिंग टाइम कितना है, बल्कि जो कंक्रीट है वो कब तक प्लास्टिक रहेगा ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, ना कि सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पे। मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या है? तो वो है 5000√fck। इसी को हम सेकेंड रेशियो भी बोलते हैं और ये प्रोपोर्शनल होता है √fck के, मतलब √fck के प्रोपोर्शनल होता है ये। उसके बाद क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज नेसेसरी। कंक्रीट की क्यूरिंग किस लिए ज़रूरी है? ताकि श्रिंकेज क्रैक को रोका जा सके। इसके अलावा प्रोटेक्ट द वाटर इनिशियली मिक्सड इन कंक्रीट फ्रॉम बीइंग लॉस्ट ड्यूरिंग एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में वाटर लॉस ना हो जाए इसके लिए भी हम क्यूरिंग करते हैं। टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मिक्स जो होता है FT बोलते हैं इसको, वो होता है FCK+KS। इसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर कैन कॉज चेंज इन कलर ऑफ सीमेंट कंक्रीट। टेम्परेचर चेंज की वजह से सीमेंट कंक्रीट का कलर चेंज हो सकता है, ये श्योर नहीं हूँ लेकिन इसके बारे में। इसके बाद 1431 है क्यूरिंग मिनिमाइजेज द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट व्हेन इट सेट्स। क्यूरिंग की हेल्प से हम श्रिंकेज को मिनिमाइज कर सकते हैं जब कंक्रीट सेट होती है उस टाइम पे। फाइन एग्रीगेट्स कैन इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी विदाउट सेक्रीफाइसिंग स्ट्रेंथ। फाइन एग्रीगेट को कम ज़्यादा करके हम वर्केबिलिटी को चेंज कर सकते हैं और स्ट्रेंथ पे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि अगर मिक्सिंग वाटर की क्वांटिटी या साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट या शेप ऑफ कोर्स एग्रीगेट चेंज करेंगे तो वर्केबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी अफेक्ट होगी। उसके बाद क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट बाई स्टेम अंडर प्रेशर। स्टेम क्यूरिंग कर रहे हैं अंडर प्रेशर, तो उससे क्या होगा? पहली चीज़ शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट घट जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बढ़ जाएगी। इसके अलावा स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाएगी। और अगर एक रिच कंक्रीट मिक्स है तो उसके लिए उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो लीन कंक्रीट मिक्स से ज़्यादा होगी, ऐसा है इसमें। यानी कि देन लीन कंक्रीट मिक्स सिंस इट हैज़ मोर सीमेंट कंटेंट, यानी कि रिच कंक्रीट मिक्स की स्ट्रेंथ लीन कंक्रीट मिक्स से ज़्यादा होती है, ऐसा बताया गया है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि
जो रिच कंक्रीट मिक्स होता है उसमें सीमेंट कंटेंट ज़्यादा होता है। और एक चीज़ तो क्लियर है इस कि जो रिच कंक्रीट मिक्स होता है उसके लिए एग्रीगेट सीमेंट रेशो कम होता है और वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है। रिच कंक्रीट को रिच इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादा वर्केबल होता है, और जो रिच कंक्रीट है इसमें एग्रीगेट सीमेंट रेशियो जो होता है, रिच कंक्रीट का एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कम होता है बट वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है। क्रीप और श्रिंकेज जो होते हैं कंक्रीट के वो किस पर डिपेंड करते हैं? कंक्रीट मिक्स पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा वाटर इज एडेड टू द कंक्रीट मिक्स फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वर्केबिलिटी। सीमेंट के हाइड्रेशन और वर्केबिलिटी के लिए हम वाटर ऐड किया करते हैं कंक्रीट में। फॉर इंडियन कंडीशंस कंक्रीट शुड बी क्यूर्ड अंडर 90% ह्यूमिडिटी। इंडियन कंडीशंस में कंक्रीट को 90% ह्यूमिडिटी के अंडर क्यूरिंग की जानी चाहिए। 1438 इन ए टिपिकल कंप्रेशन टेस्ट with a cylindrical concrete specimen failure is initiated by inclined shear failure। टिपिकल कंप्रेशन टेस्ट में जो सिलेंड्रिकल कंक्रीट स्पेसिमेन है उसका फेलियर जो होता है वो स्टार्ट होता है इंक्लाइंड shear फेलियर से। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट जो होता है ऑफ कंक्रीट कंपेयर्स द डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सैंपल्स ऑफ कंक्रीट। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट ऑफ कंक्रीट जो होता है वो डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट सैंपल्स को कंपेयर करता है। अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ए वर्केबल आरसी ऑफ मिक्स 1:2:4 by weight when water cement ratio is 0.6 and unit weight of concrete is 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब is 165 लीटर, but how I don't know। Kelly ball test is appropriate as a simple field method for assessing consistency of concrete। कंक्रीट की कंसिस्टेंसी एसेस करने के लिए कैली बॉल टेस्ट जो होता है वो एक सिंपल फील्ड मेथड की तरह यूज किया जा सकता है, जबकि स्लम्प टेस्ट और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और वीवी टेस्ट ये एक्चुअली लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं और ये वर्केबिलिटी फाइंड करने के लिए यूज होते हैं। हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट एनहांसेज इट टू गेन स्ट्रेंथ रैपिडली। जो हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग करते हैं हम तो उससे कंक्रीट रैपिडली स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। यूज ऑफ पोजोलाना हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। पोजोलाना की एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एक तो ये वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर या विद लेस अमाउंट ऑफ वाटर। इसके अलावा इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट अगेंस्ट द अटैक ऑफ सॉल्ट्स एंड सल्फेट। सॉल्ट और सल्फेट अटैक को भी इम्प्रूव करता है, मतलब उसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है। लीचेज आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लीच आउट कर देता है पोजोलाना। इसके अलावा हीट ऑफ हाइड्रेशन को ये डिक्रीज कर देता है और सेटिंग को ये डिले कर देता है पोजोलाना। वाटर कंटेंट और वाटर सीमेंट रेशियो बोथ अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वाटर की कंटेंट कितनी है कंक्रीट में, इसके अलावा वाटर सीमेंट रेशियो, ये दोनों ही वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। वाटर कंटेंट बढ़ेंगे तो भी वर्केबिलिटी बढ़ेगी, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो भी वर्केबिलिटी बढ़ेगी। मैग्नेसाइट ब्रिक्स जो होती हैं वो एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर बेसिक रिफ्रैक्टरीज इन फर्नेसेज। रिफ्रैक्टरी फर्नेसेज में मैग्नेसाइट ब्रिक्स यूज की जाती हैं। रेट ऑफ एफ्लोरेसेंस अकॉर्डिंग टू IS 3495 1976। एफ्लोरेसेंस की रेट अकॉर्डिंग टू IS 3495 1976 इसके अकॉर्डिंग अगर फॉर ब्रिक्स अप टू क्लास 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ वाली ब्रिक्स है अगर, तो उसके लिए मॉडरेट एफ्लोरेसेंस होती है और ये अलाउेबल होगी शायद एफ्लोरेसेंस की लिमिट। और जो ब्रिक्स जो कि हायर क्लास ब्रिक्स होती हैं जिनकी कंप्रेसर स्ट्रेंथ मोर देन 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है वो स्लाइट होती हैं। अब बात करें रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की तो फर्नेस का टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 10% से कम होता है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के लिए, और सिलिका कंटेंट 40% से ज़्यादा। एक बार फिर से रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की बात करें अगर
तो जो फर्नेस टेम्परेचर है वो 1700 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, वाटर एब्जॉर्प्शन 10% से कम, सिलिका कंटेंट 40% से ज़्यादा। क्रोम ब्रिक्स आर ऑल्सो नोन एज बेसिक ब्रिक्स। जो क्रोम ब्रिक्स होती हैं उनको हम बेसिक ब्रिक्स भी बोलते हैं। 1449 इसमें है कि स्टोन जो होता है उसका टाइप दिया हुआ है और उसका यूज दिया हुआ है। तो स्टोन की बात करें, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो होता है बेलास्ट, यानी कि जो बिलो द रेलवे स्लीपर्स हम स्प्रेड करते हैं उसके लिए ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं। मार्बल ऑर्नामेंटल वर्क के लिए। चौक जो होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड डिस्टेम्पर के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेटराइट जो होता है रफ स्टोन वर्क के लिए यूज होता है। चौक की बात करें, चौक इज यूज्ड एज ए कलरिंग मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। लेटराइट इज यूज्ड एज ए रोड मटेरियल इन रफ मैसनरी वर्क। लेटराइट जो होता है वो रोड मटेरियल के रूप में यूज होता है रफ मैसनरी वर्क में। लेटराइट इज यूज्ड एज ए रोड मटेरियल इन रफ मैसनरी वर्क। फॉर ए कंक्रीट मिक्स, ए कंक्रीट मिक्स के लिए जिसका रेशियो है 136 एंड वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 है, बोथ बाई वेट, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग। पर बैग अगर वाटर की क्वांटिटी चाहिए 136, इसका रेशियो है 136 का मतलब हो गया M10। तो इसके लिए जो और वाटर सीमेंट रेशियो है 0.6, तो इसके लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो 14 kg होगी, पहली चीज़। 1453 में क्या है, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी। सेटिंग टाइम टेस्ट से पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो उसी से पता चलती है। पी यूज करते हैं हम कंसिस्टेंसी उसमें। जैसे अगर हमें इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम चाहिए तो उसके लिए जो वाटर कंटेंट यूज होती है वो होती है 0.85 पी, और यहाँ पे पी है कंसिस्टेंसी, मतलब वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कंसिस्टेंसी। इसके अलावा जो कंप्रेसर स्ट्रेन टेस्ट है उसके लिए वाटर कंटेंट होती है P/4 + 3%, इसमें भी पी कंसिस्टेंसी है। 3% ऑफ कंबाइंड वेट ऑफ सीमेंट एंड एनोर सैंड मिक्स, ये 3% है। मतलब अगर जैसे कंप्रेसर स्ट्रेन टेस्ट करना है तो उसमें वाटर कंटेंट होती है P/4 + 3%। अब ये 3% क्या है, 3% है वेट ऑफ सीमेंट प्लस वेट ऑफ एनोर सैंड ऐड करो, और उसका 3% कंसीडर किया जाता है वेट ऑफ वाटर में, प्लस P/4 भी ऐड किया जाता है। पी है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, और एन और सैंड को स्टैंडर्ड सैंड माना जाता है, और इनका रेशो 1:3 लिया जाता है जनरली। साउंडनेस टेस्ट अगर लीचे ट्रिलियर एपरेटस से करते हैं तो 0.78 पी जो है फॉर फ्री लाइम साउंडनेस के लिए हम वाटर कंटेंट यूज करते हैं 0.78 पी है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। अब ओपीसी की बात करें, उनकी ऑक्साइड्स और उनकी कंपोजिशन, तो हमें पता है सीमेंट के लिए लसाव यूज होता है। लसाव यानी कि LSA और O है आयरन ऑक्साइड। तो लाइम होता है CaO 63। उसके बाद सिलिका होता है 22%। लाइम होता है CaO, सिलिका होता है SiO2, और एल्यूमिना होता है 6%, और एक होता है K2O3 होता है 3.6%। अब बात करें OPC में बोगस कंपाउंड की, जो लाइम होता है 63% होता है पहली चीज़। मतलब इसमें ऑक्साइड्स की बात करें OPC में, जो लाइम होता है 63%, सिलिका होता है 22%, एल्यूमिना 6%। और बोगस कंपाउंड की बात करें तो जो C3S है वो 40, C2S 30, और C3A जो होता है वो 11, और C4AF भी 11। ये एवरेज है, इसके आसपास ही होते हैं सीमेंट में। C3S 40, C2S 30, C3A 11, C4AF भी ऑलमोस्ट 11 या 9। C4AF ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती वैसे। सुपर प्लास्टिसाइजर इन कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट में जो सुपर प्लास्टिसाइजर होता है वो क्या करता है, पहली बात जो वर्केबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। अभी वर्केबिलिटी को कैसे बढ़ाता है, ये डिस्पर्ज कर देता है सीमेंट पार्टिकल को, इससे वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, प्लास्टिसाइजर इम्पार्ट्स नेगेटिव चार्ज ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल्स, हर पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज दे देता है ये सीमेंट के पे। इससे क्या होता है, ये ज़्यादा मोबिलिटी कन्फर करते हैं पार्टिकल्स।
इसके बाद जो सुपर प्लास्टिसाइजर है ये सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, यानी कि सेटिंग को डिले कर देता है। क्यों? इससे मतलब होता क्या है, होता ये है कि अगर एड मिक्सचर्स का ओवरडोज हो जाए तो सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। इसके अलावा एम्बिएंट टेम्परेचर अगर हम कम कर दें तो भी जो है सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। सुपर प्लास्टिसाइजर जो होते हैं लीव वेरी फ्यू एयर वॉइड्स, दस डिक्रीजेज फ्रीजिंग एंड थॉविंग रेजिस्टेंस, बहुत ही कम लेकिन एयर वॉइड्स ये सुपर प्लास्टिसाइजर छोड़ देते हैं। इस वजह से फ्रीजिंग थॉविंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। कंक्रीट में सुपर प्लास्टिसाइजर क्या क्या करते हैं मेनली, ये एक तो पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर देते हैं, इसके अलावा एयर बबल्स को रिमूव कर देते हैं, इसके अलावा सेटिंग को रिटार्ड कर देते हैं। अब इसका मतलब जो पहले पॉइंट था कि सुपर प्लास्टिसाइजर्स लीव्स वेरी फ्यू एयर बबल्स, यानी कि बहुत ही कम एयर बबल छोड़ते हैं, एंड दस डिक्रीजेज फ्रीजिंग एंड थॉविंग रेजिस्टेंस। उसके बाद 1458, ए बैग ऑफ सीमेंट वेइंग 50 kg कंटेन्स अबाउट 35 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि जो 50 kg सीमेंट का वेट होता है ऑलमोस्ट 35 लीटर होता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की कंपोजिशन क्या होती है, तो हमने इसका नहीं है वैसे, हाँ, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट की भी लसाओ के ऑलमोस्ट वैसा ही है सीमेंट के टाइप की। तो ब्लास्ट फर्नेस में होता है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, यानी कि इसको बोलते हैं Fe2CO3। अभी देखते हैं CaO, लाइम जो होता है वो होता है 42.4%, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की बात चल रही है उसमें CaO होता है 42.4%, SiO2, सिलिका होता है 32.3%, एल्यूमिना Al2O3 होता है 13.3%, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है 6.4%, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड या ऐसा कुछ है, ये होता है, यही होता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है 2.1% और Fe2O3 ये होता है 0.3%। अब गनेटिंग के बारे में 6 पॉइंट मेन। गनेटिंग इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर, पहली चीज। दूसरा, द सीमेंट एंड सैंड शैल बी बैच्ड, मिक्सड एंड कन्वेड थ्रू ए होस पाइप विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर, दूसरी चीज। तीसरा, ए सेपरेट लाइन शैल ब्रिंग वाटर अंडर प्रेशर, चौथी चीज। द सीमेंट, सैंड एंड वाटर मिक्स शैल be passed through the and intimately mixed with a special manifold. Fifth, a cement gun is used to deposit this mixture on the concrete surface under pressure of about 20 to 30 Newton per centimeter square. Gunneting is the application of mortar on a surface under pneumatic pressure. मोर्टार अप्लाई करते हैं एक सरफेस पे अंडर न्यूमेटिक प्रेशर। 1461 फॉर लोड बियरिंग मेसनरी वॉल बिल्ट इन सीमेंट मोर्टार, लोड बियरिंग मेसनरी वॉल जो कि सीमेंट मोर्टार में बिल्ट है तो उसके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम होता है वो होता है 27, और फॉर लोड बियरिंग मेसनरी वॉल ही है लेकिन बिल्ट इन लाइम मोर्टार तो इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा 20। सीमेंट मोर्टार से अगर मेसनरी वॉल बनी हुई है तो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम 27, और लाइम मोर्टार से बनी हुई मेसनरी वॉल के लिए जो लोड बियरिंग वॉल होती है उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम 20 होता है, और जो सीमेंट वॉल के लिए लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होती है, सीमेंट के लिए 27, इसके लिए 20 लाइम के लिए। स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ IS 3102। उसके बाद है कि ड्राई रॉट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ वेंटिलेशन, लैक ऑफ वेंटिलेशन में भी ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ टिम्बर। अब बात करें कुछ कोड हैं जो क्या क्या बताते हैं, तो कोड है 3101, ये होता है एल्यूमिनियम कोलेप्सिबल ट्यूब्स। IS 3102 क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्ट क्ले ब्रिक्स। IS 3495 ये होता है मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ बर्न्ट क्ले ब्रिक्स। फिर IS 3496 ये होता है स्पेसिफिकेशन ऑफ डॉबी लेग्स एंड पेग्स। अब ड्राई रोट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। ड्राई रोट ये होता है द ड्राई रोट अकर्स वेयर देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, पहली चीज। अदर कॉजेज ऑफ ड्राई रोट जो है वो होते हैं अनसीजनड वुड,
इसके अलावा इम्प्रॉपर स्टोरेज। और जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होती है, रैपिड ग्रोथ ऑफ फंगस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राई, मतलब मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ फंगस जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ड्राई रोट के लिए, वो क्या क्या है? फंगस की ग्रोथ के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो हैं, पहला है एब्सेंस ऑफ सनलाइट, दूसरा डैम्पनेस, तीसरा प्रेजेंस ऑफ सैप, चौथा है स्टैग्नेंट एयर, पांचवा है वार्मथ। और जो ड्राई रोट के बारे में एक और पॉइंट है कि जो लैक ऑफ जो वेंटिलेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ड्राई रोट के लिए मेनली, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर सेक्शन आफ्टर सोविंग, सोविंग के बाद जो स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर सेक्शन है उसकी बात करें तो रेडियल की सबसे ज़्यादा, फिर क्वार्टर, फिर ऑर्डिनरी, फिर टेंजेंशियल। टेंजेंशियल की सबसे कम होती है क्योंकि इसमें मेडुलरी रेज घट जाती है क्योंकि ये टेंजेंशियल टू द एनुलर रिंग्स की जाती है। रेडियल सोविंग में पैरेलल टू मेडुलरी रेज करते हैं सोविंग, इसलिए इसमें मेडुलरी रेज कटती नहीं है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर देता है, लेकिन वेस्टेज मैक्सिमम होता है इसमें। ऑर्डिनरी साविंग में वेस्टेज मिनिमम होता है शायद। उसके बाद ASCU जो प्रिजर्वेशन टेक्निक होती है वुड की, वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून ने डेवलप किए। और इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें होता है AS2O4.2H2O आर्सेनिक होता है 1, इसके अलावा CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट पेंटाऑक्साइड करके है, ये 2 होता है। और K2CR2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ये होता है 4, 1 to 4 के रेशियो में होते हैं ASCU एंड K2CR2O7। उसके बाद हार्ड शेक जो होता है वो नियरली ऑल ओवर मैच्योर टिम्बर में होता है। और जो कॉनिफर होते हैं उनकी बजाय हार्डवुड में ज़्यादा देखने को मिलता है हार्ड शेक, हार्डवुड में हार्ड। ओके, कप और रिंग शेप जो होते हैं रिजल्ट्स फ्रॉम द पुलिंग अपार्ट ऑफ 2 और मोर ग्रोथ रिंग्स, 2 और ज़्यादा ग्रोथ रिंग्स जो होते हैं एक दूसरे से दूर छूट जाएं, उनके बीच में सेपरेशन हो जाए, स्प्लिटिंग हो जाए, तो उससे कप और रिंग शेक देखने को मिलता है। एंड कप और रिंग शेक जो होता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डिफेक्ट इन विच साउंड टिम्बर इज सब्जेक्टेड एज इट रिड्यूसेज द टेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड। तो कप और रिंग शेक रिजल्ट्स फ्रॉम द पुलिंग अपार्ट ऑफ 2 और मोर ग्रोथ रिंग्स। उसके बाद आता है फाइबर सेचुरेशन पॉइंट। तो फाइबर सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है? इज द मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज ऑफ द टिम्बर व्हेन फर्स्ट cell walls are saturated with water and cell cavities contains no water. Any drying below the fiber saturation point results in shrinkage। मतलब ये जो होता है एक तरह से श्रिंकेज लिमिट कह सकते हैं इसको टिम्बर की, मतलब इससे नीचे अगर और ड्राई करेंगे तो श्रिंकेज आ जाएगा। और ये होता क्या है फाइबर सेचुरेशन पॉइंट, इसमें जो सेल वॉल्स होती हैं उनमें तो वाटर अवेलेबल होता है, लेकिन जो सेल कैविटीज होती हैं उनमें वाटर नहीं होता है। उसके बाद बात करें टिम्बर बीम्स की, तो मैक्सिमम अलोवेबल डिफ्लेक्शन की बात करें तो पहला केस व्हेन बीम सपोर्ट्स ब्रिटल कवरिंग्स लाइक AC शीट्स, अर्थवेयर्स, सॉल्ट्स, जिप्सम ETC। तो अगर ऐसी चीज़ों को, ये ब्रिटल कवरिंग को अगर बीम सपोर्ट करती है तो डिफ्लेक्शन होगा वो स्पैन अपॉन में 360 से कम होगा, यानी कि मिनिमम मेन में से। दूसरा, नॉर्मल कंडीशन में डिफ्लेक्शन इज लेस देन स्पैन अपॉन 240। और एक कैंटिलीवर के केस में जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है क्लियर स्पैन अपॉन में 180। ठीक है, बात करें क्रेओसोटिंग और बेथल्स मेथड की, तो क्रेओसोटिंग और बेथल्स मेथड जो होता है ये होता है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर फ्रॉम वुड अटैकिंग फंगाई। जो फंगाई वुड को अटैक करती है उससे अगर टिम्बर को प्रिजर्व करना है तो क्रेओसोटिंग और बेथल्स प्रोसेस यूज करेंगे। क्रेओसोट ऑयल जो होता है वो डिस्टिलेशन ऑफ टार से हमें मिलता है। श्रिंकेज ऑफ वुड ड्यू टू रिडक्शन इन मॉइस्चर कंटेंट, अगर मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देंगे तो वुड का श्रिंकेज होगा। अब वो श्रिंकेज होगा वो टेंजेंशियल या सर्कमफेरेंशियल अपॉन में रेडियल। इस डायरेक्शन का रेशियो अगर देखें टेंजेंशियल अपॉन रेडियल तो 3.1 to 5.1, यानी कि जो रेडियल है वो 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा होता है टेंजेंशियल से श्रिंकेज। और टेंजेंशियल को हम सर्कमफेरेंस भी कंसिडर कर सकते हैं, सर्कमफेरेंशियल। और ग्रीन टिम्बर के श्रिंकेज की बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल सबसे कम होता है, फिर रेडियल
और फिर सर्कमफेरेंशियल, सर्कमफेरेंशियल मतलब वही टेंजेंशियल। तो लॉन्गिट्यूडिनल तो होता है 0.1% ग्रीन टिम्बर में, रेडियल होता है 3 to 5%, यानी कि उससे 10 से 50 गुना ज़्यादा उल्टा, और सर्कमफेरेंशियल में होता है 10 से 15%, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल 0.1% ही होता है। ओके, सर्कमफेरेंशियल श्रिंकेज को टेंजेंशियल श्रिंकेज भी कह सकते हैं। तो जो नॉर्मल वुड होती है उसमें टेंजेंशियल श्रिंकेज अपॉन रेडियल श्रिंकेज होता है 3.1 to 5.1, और ग्रीन टिम्बर में जो श्रिंकेज होता है लॉन्गिट्यूडिनल होता है 0.1%, रेडियल में होता है 3 to 5%, सर्कमफेरेंशियल में 10 से 15%। र्यूपेइंग, RUPEYING, र्यूपेइंग प्रोसेस क्या होता है? तो ये होता है ट्रीटमेंट ऑफ वुड यूजिंग ए प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन एंड फोर्सिंग एयर इन एट ए प्रेशर। मतलब ये जो होता है र्यूपेइंग प्रोसेस, इसमें वुड को ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ वुड, जिसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन यूज किया जाता है और एयर को प्रेशर के थ्रू फोर्स किया जाता है अंदर। ये दो प्रोसेस और हैं, दो नहीं एक्चुअली ये एक एम्प्टी सेल प्रोसेस होता है, उसके 4 पॉइंट है मेन। एम्प्टी सेल प्रोसेस का पहला पॉइंट है दिस प्रोसेस एम्स एट ए मैक्सिमम पेनिट्रेशन ऑफ द प्रिजर्वेशन विद मिनिमम नेट रिटेंशन। मिनिमम नेट रिटेंशन में ये मैक्सिमम पेनिट्रेशन देता है एम्प्टी सेल प्रोसेस, और ये दो तरीके से किया जा सकता है। जो एम्प्टी सेल प्रोसेस है वो दो तरीके से किया जा सकता है, एक होता है लोवरिंग प्रोसेस, एक होता है र्यूपिंग प्रोसेस, RUEPING। तो लोवरिंग प्रोसेस और र्यूपिंग प्रोसेस देखते हैं। तो लोवरिंग प्रोसेस में होता क्या है कि सिलेंडर इज लोडेड विद चार्ज, यानी कि सिलेंडर इज लोडेड विद चार्ज, चार्ज मतलब टिम्बर, यानी कि सिलेंडर इज लोडेड विद टिम्बर एंड देन क्लोज्ड। उसके बाद ये लोवरिंग नहीं है एक्चुअली, LAWRY, लॉरी प्रोसेस है ये। तो इसमें सिलेंडर इज लोडेड विद चार्ज एंड देन क्लोज्ड। उसके बाद the cylinder is then filled with the preservative and the pressure of about 3.5 to 12.5 kg per centimeter square is applied till the required absorption is obtained। ये इसके बाद र्यूपिंग प्रोसेस क्या होता है, RUEPING। इसमें होता है कि चार्ज्ड सिलेंडर इज फर्स्ट सब्जेक्टेड टू एन एयर प्रेशर ऑफ 2 to 5 kg per centimeter square for a specified period and then this pressure is maintained while the cylinder is filled with a preservative, with the preservative। उसके बाद इस प्रेशर को मेंटेन करते हैं जब तक कि सिलेंडर जो है वो प्रिजर्वेटिव से फिल्ड रहता है। और इसमें थर्ड स्टेप है र्यूपिंग में कि एन एंटीसेप्टिक प्रेशर ऑफ 5 to 12.5 kg per centimeter square is applied till the required absorption is obtained। ओके, तो लॉरी प्रोसेस में 3.5 to 12.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। र्यूपिंग में 5 to 12.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर अप्लाई किया जाता है। अब बात करें व्हीकल इन पेंट्स, पेंट्स में जो व्हीकल होता है उसके बारे में। तो व्हीकल इज ए नॉन वॉलेटाइल फ्लूइड इन विच सॉलिड बॉडी ऑफ मटेरियल इज सस्पेंडेड एंड कंप्राइजेज ऑफ। तो ये जो व्हीकल होते हैं ये किसके बने होते हैं? या तो देखो व्हीकल तो नहीं लेकिन पेंट ही होता होगा ये। अब जो है ये सॉलिड बॉडी जो होती है उसमें ड्राइंग ऑयल होता होगा शायद, खैर जो भी है, तीन चीज़ें होती हैं। ड्राइंग ऑयल होता है 85 to 90% और एक ड्रायर होता है 10 से 15% और एक होता है थिनर। अब ड्राइंग ऑयल, ड्रायर और थिनर ये सब व्हीकल के ही पार्ट है मेरे हिसाब से। और इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। तो जो ड्राइंग ऑयल होता है उसमें हम लिंसीड ऑयल यूज कर सकते हैं फ्रॉम फ्लैक्स सीड, फिश ऑयल यूज कर सकते हैं, टंग ऑयल, डिहाइड्रेटेड कास्टर ऑयल या पेरीला ऑयल। ड्रायर के रूप में दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ वेरियस मेटल्स सच एज। तो ये जो ड्रायर होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं ऑफ वेरियस मेटल, जैसे कि PbO, लेड बोलते हैं, लिथार्ज, लेड ऑक्साइड होता है इसको लिथार्ज भी बोलते हैं। फॉर लेड बेस्ड पेंट्स के लिए PbO यूज कर सकते हैं ड्रायर के रूप में। इसके अलावा ZnSO4 और MnO ये होते हैं जिंक बेस्ड पेंट्स के लिए। थिनर की बात करें तो थिनर एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है लाइक टर्पेंटाइन, पेट्रोलियम फ्रैक्शंस लाइक नेफ्था एंड बेंजीन।
तो ये थिनर होता है। थिनर क्या होता है? एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है, लाइक टर्पेंटाइन, पेट्रोलियम फ्रैक्शंस लाइक नेफ्था एंड बेंजीन। और पेंट्स में जो लिंसीड ऑयल है वो व्हीकल के रूप में यूज होता है। अब बात करें 1476 यानी कि ब्लीडिंग और वाटर गेन की, तो इसमें क्या है? इट इज ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन इन विच सम ऑफ द वाटर फ्रॉम द कंक्रीट कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ द कंक्रीट बीइंग ऑफ द लोवेस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी अमोंग ऑल ग्रेडियंट्स ऑफ कंक्रीट। इसकी सबसे कम ग्रेविटी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की, इसलिए सबसे ऊपर आ जाता है। ये स्पेशल फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन है, वाटर गेन या ब्लीडिंग बोलते हैं इसको। और इसके कॉजेज क्या हैं? पहला हाई श्रिंकेज क्रैक्स एट द टॉप सरफेस पर हाई श्रिंकेज क्रैक्स आ जाएंगे। इसकी वजह से क्या क्या होता है? तो हाई श्रिंकेज क्रैक्स एट द टॉप, इसके अलावा वाटर वॉइड्स एंड रिडक्शन ऑफ वॉइड वो बॉन्ड बिटवीन द एग्रीगेट एंड सीमेंट। एग्रीगेट और सीमेंट पेस्ट के बीच में बॉन्ड में रिडक्शन हो जाता है। इसके अलावा पोर्स इनसाइड द कंक्रीट के अंदर पोर्स भी जनरेट हो जाते हैं। और वाटर के वॉइड्स और बॉन्ड जो है एग्रीगेट और सीमेंट के बीच में वो कम हो जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं तो इसके 4 मेजर पॉइंट हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज जनरली डिटरमाइंड इनडायरेक्टली, पहली चीज। दूसरा, the compressive force is applied to concrete specimen in such a way that specimen fails due to tensile stress induced in the specimen. Third point, the compressive strength is applied along opposite generators of concrete cylinder placed with its axis horizontal between the plates. दो प्लेट के बीच में हॉरिजॉन्टल एक्सेस करके इसको प्लेस किया जाता है उस, और फिर कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है? ये स्प्लिट कर जाता है। तो इनडायरेक्टली टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी पता होती है, करी जाती है मतलब। चौथा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाय अप्लाइंग कंप्रेसिव लोड अलोंग द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर के डायमीटर के अलोंग लोड अप्लाई करके इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर की जाती है। 1478 इसमें है कि जो फाइनेस मॉडुलस होता है FM, उसकी वैल्यू की बात करें तो 2.2 to 2.6 होता है फाइन के लिए, 2.6 to 2.9 मीडियम, 2.9 to 3.2 होता है कोर्स। ये सेंड की बात चल रही है तो सेंड के लिए 2.2, 2.6, 2.9, 3.2 फाइन, मीडियम, कोर्स। और जो सेंड होती है जिसका फाइनेस मॉडुलस अगर 3.2 है तो वो कंक्रीट बनाने के लिए सूटेबल नहीं होगी। उसके बाद है द मिक्स डिजाइन फॉर पेवमेंट कंक्रीट इज बेस्ड ऑन द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। जो पेमेंट कंक्रीट बनानी है तो उसके लिए मिक्स डिजाइन ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बेस पे मेजर किया जाता है इंस्टेड ऑफ करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बजाय। बिकॉज द सॉइल बीनीथ द कंक्रीट पेवमेंट में बी स्काउर्ड बाय फ्लड एंड सम अदर रीजन एंड द concrete pavement will behave as a beam and the load on the pavement is to be limited by flexural strength. Required flexural strength is converted into corresponding characteristic compressive strength of the by the expression FCK equal to FC is the flexural strength equal to 0.7 root FCK and the concrete is designed for required compressive strength as usual. आगे देख रहे हैं ये स्लम्प वैल्यू है, ये कॉम्पैक्शन फैक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग। स्लम्प वैल्यू 0 से 25 है तो उसके लिए हम कॉम्पैक्शन फैक्टर कंपेयर कर सकते हैं 0.78 to 0.8। उसके बाद 25 से 75 अगर स्लम्प वैल्यू है तो उसके लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर हो जाएगा 0.85 to 0.87। स्लम्प वैल्यू अगर 50 to 100 है तो उसके लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर हो जाएगा 0.92 से लेके 0.935। स्लम्प वैल्यू अगर 100 to 150 है तो कॉम्पैक्शन फैक्टर हो जाएगा 0.95 to 0.96। फाइनेस मॉडुलस की बात करें तो द फाइनेस मॉडुलस इज ए न्यूमेरिकल इंडेक्स ऑफ फाइनेस गिविंग सम आइडिया ऑफ द मीन साइज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एंटायर बॉडी ऑफ द एग्रीगेट्स। तो जो मीन साइज ऑफ पार्टिकल होता है जो कि एंटायर बॉडी ऑफ एग्रीगेट में प्रेजेंट है उसके बारे में ये हमें जनरल आइडिया दे देता है। सीव जो यूज होती है फाइनेस मॉडुलस पता करने के लिए वो होती है अकॉर्डिंग टू IS 2386 1963 पार्ट 1। उसमें जो फाइनेस मॉडुलस टेस्ट में जो सीव यूज होती हैं वो होती हैं 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm,
600 micrometer and 300 micrometer and 150 micrometer. The fineness modulus can be regarded as a weighted average size of a sieve. Fineness modulus can be regarded as a weighted average size of a sieve on which material is retained and the sieve being counted from the finest. If fineness modulus of sample is 3, means sieve size third from the finest, that is 600 micrometer, is the mean average size. यानी कि वेटेड एवरेज होता है ये सीव का, जिसपे कि मटेरियल रिटेन्ड एंड द सीव बीइंग काउंटेड फ्रॉम द फाइनेस्ट. फाइनेस्ट से सीव को काउंट करो उस सीव तक जिस तक मटेरियल रिटेन्ड हुआ है, और उसके बाद उसका वेटेड एवरेज लेना होता है. अब बात करें वर्केबिलिटी टेस्ट की, बात करें कंक्रीट के, तो 3 टेस्ट यहाँ पे अभी यूज किए हुए हैं. फ्लोर टेबल टेस्ट को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया. स्लम्प टेस्ट की बात करें तो ये मीडियम से हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए यूज होता है. अभी शुरू से बात करें अगर, तो स्लम्प वैल्यू जो स्लम्प टेस्ट होता है वो मीडियम से हाई, बढ़ते से घटते में देखें तो हाई से हमें ना कम से ज़्यादा की तरफ अगर देखें वर्केबिलिटी, तो वेरी लो से लो वर्केबल कंक्रीट के लिए वीबी टेस्ट, लो से मीडियम वर्केबल के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, और मीडियम से हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए स्लम्प टेस्ट यूज किया जाता है. स्लम्प टेस्ट जो होता है मीडियम से हाई के लिए होता है. दिस टेस्ट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ apparatus रिक्वायर्ड एंड द टेस्ट प्रोसीजर. दिस इज सुटेबल फॉर कंक्रीट ऑफ मीडियम एंड हाई वर्केबिलिटी. इसके लिए स्लम्प वैल्यू 25 से 125 mm यूज की जाती है. फिर आता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट. कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट मीडियम टू लो वर्केबल कंक्रीट के लिए होता है, यानी कि ये हाई के लिए भी नहीं होता, न वेरी लो के लिए भी नहीं होता ये. दिस टेस्ट इज हेल्ड टू बी मोर एक्यूरेट देन स्लम्प टेस्ट, स्पेशली फॉर मीडियम एंड लो वर्केबिलिटी. दैट इज कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.9 to 0.8 और स्लम्प 25 से 50. ये मीडियम टू लो वर्केबिलिटी के लिए जो कॉम्पैक्शन फैक्टर हो तो 0.9 to 0.8 है, और स्लम्प जो है वो है 25 से 50. एक कंक्रीट है, एक for concrete with very low workability of the order of 0.7 or below, the test is not suitable. अगर बहुत ही कम वर्केबिलिटी है या 0.7 या उससे कम अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर है तो उसके लिए टेस्ट नहीं है सूटेबल. वीबी टेस्ट जो होती है वेरी लो से लो वर्केबल कंक्रीट के लिए यूज होता है. दिस टेस्ट इज सूटेबल फॉर स्टिफ कंक्रीट मिक्स, यानी कि जहाँ हम स्लम्प टेस्ट यूज नहीं कर सकते वहाँ पे वीबी टेस्ट यूज किया जाता है ना, क्योंकि ये लो टू वेरी लो से लो तक ही जाता है. और वीबी टाइम जितना ज़्यादा होगा वर्केबिलिटी उतनी ही कम होगी, और ये स्टिफ कंक्रीट मिक्स के लिए यूज होता है. वेरी लो से लो वीबी टेस्ट, लो से मीडियम कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, और मीडियम से हाई स्लम्प टेस्ट. अब बात करें, हमें सीव साइज दिया है और वेट रिटेन्ड दिए, तो हम परसेंटेज वेट रिटेन निकालेंगे, फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन निकालेंगे, सब क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन को ऐड कर देंगे. उसके बाद उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें फाइनेस मॉडुलस मिल जाएगा. अब बात करें, एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको छोड़ देते हैं हम. दो न्यूमेरिकल दे रखे हैं 1484 और 1485 में, इनको छोड़ रहे हैं क्योंकि टाइम कम है. अब बात करें हम आगे कंक्रीट और उसकी इलास्टिसिटी के बारे में, तो कंक्रीट इज नॉट स्ट्रिक्टली इलास्टिक इन द सेंस दैट इफ इट इज अनलोडेड आफ्टर बीइंग स्ट्रेस्ड to 0.5 F0 a permanent set is noticed. अगर हम कंक्रीट को 0.5 F0 यानी कि जो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसका 50% से ज़्यादा अगर हम स्ट्रेस करेंगे तो उसमें परमानेंट सेट दिखेगा. However, the magnitude of permanent set gradually decreases with more cycles of loading and unloading, and the stress strain curve tends to become a straight line. मतलब जैसे जैसे शुरू में हमने लोडिंग लगाई 0.5 से ज़्यादा तो काफ़ी ज़्यादा हमें परमानेंट डिफॉर्मेशन दिखेगा. उसके बाद दोबारा लगाएंगे तो थोड़ा कम आएगा, उससे ज़्यादा आएगा, मतलब वो उसी के एडिशन में आएगा लेकिन थोड़ा कम आएगा. और लगाएंगे तो और कम होता जाएगा, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन कम होता जाता है.
उसके बाद लोडिंग साइकिल के साथ। अच्छा, द क्रीप डिटर्मिनेशन ऑल्सो वेरीज विद द सस्टेन्ड स्ट्रेस अप टू 0.5 F0। क्रीप डिटर्मिनेशन जो है डिटर्मिनेशन वेरी करता है विद सस्टेन्ड स्ट्रेस अप टू 0.5 F0। हेंस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज द कंक्रीट शुड बी कंसिडर्ड टू बी लीनियर इलास्टिक मटेरियल विद स्ट्रेस डजंट एक्सीड 0.5 F0। अगर स्ट्रेस 0.5 F0 से ज़्यादा 0.5 F0 से ज़्यादा नहीं है तो उसको हम लीनियरली इलास्टिक मान सकते हैं। परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट की बात करें तो परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोरोसिटी ऑफ द सीमेंट पेज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिलरी पोर्स एंड प्रेजेंस ऑफ माइक्रो क्रैक्स। तो परमेबिलिटी तीन चीज़ पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। पहला, पोरोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब पोरोसिटी पे डिपेंड करती है ये सीमेंट की पे, जितना ज़्यादा पोरस होगा उसमें वाटर तो स्टोर होगा ही, साथ में वो अलाउ भी करेगा फ्लो को अगर वाइड साइज ज़्यादा है तो। इसके अलावा कैपिलरी पोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इस पे, इसके अलावा माइक्रो क्रैक्स हैं या नहीं है, और ये माइक्रो क्रैक्स श्रिंकेज और टेंसाइल स्ट्रेसेज की वजह से आते हैं। उसके बाद द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कैपिलरी पोर्स आर, कैपिलरी पोर्स को जो मेन फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो होता है और एक डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होती है। अगर हमें परमिएबिलिटी कम करनी है तो वाटर सीमेंट रेशियो कम करना पड़ेगा। इसके अलावा सीमेंट कंटेंट एडुकेट अमाउंट में यूज करनी पड़ेगी और क्यूरिंग इफेक्टिवली करनी पड़ेगी। अब रेयोलॉजी क्या होती है? RHEOLOGY, स्टडी ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल एंड इज यूज्ड टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन, रेट ऑफ स्ट्रेन, टाइम एंड ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की रेयोलॉजी के बारे में बात करें तो ये डील करती है विद स्ट्रेंथ एंड डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट। It is the study of flow and deformation of concrete. It deals with the rate of shear strain and shear stress in concrete. अब बात करें ग्रेड ऑफ कंक्रीट और उसके साथ साथ टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट मास पर 50 किलोग्राम सीडी, यानी कि एक बैग सीमेंट में कितना ड्राई एग्रीगेट का मास चाहिए अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। तो M5 इसका रेशो होता है 1:5:10, इसके लिए 800, M7.5, फिर M10, 15, 20 एंड 25, 5, 7.5, 10, 15, 20 और 25। इसके लिए अगर हम देखें तो ये होता है 800, 625, 480, 330 और 250। 800, 625, 480, 330 और 250। M25 के लिए नहीं दिया गया। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, इसके लिए ये डिटरमाइन करता है एक तो एग्जिस्टेंट वॉइड्स को या एग्जिस्टेंस ऑफ वॉइड्स, इसके अलावा डायनेमिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट को भी फाइंड करता है। और इससे क्या डिटरमाइन नहीं कर सकते हम? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, टेंसाइल स्ट्रेंथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, टेंसाइल मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इससे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। Na2O and K2O when present in concrete cause alkali aggregate reaction and alkali silical reaction leads to, जो alkali silical reaction है वो leads to formation of swelling type gels which results in, swelling type gel बन जाते हैं alkali और silical reaction से, और उससे होता क्या है कि expansion हो जाता है, disruption हो जाता है, cracking हो जाती है कंक्रीट की। एक क्वेश्चन दिया है कि इन ए कंक्रीट मिक्स ऑफ प्रोपोर्शन 1:36 यानी कि M10 द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड विच इज जज्ड टू हैव अंडरगोन 15% बल्किंग पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट विल बी। तो इसके लिए कुछ नहीं, 1 मीटर क्यूब सीमेंट है तो सैंड हो जाएगा 3 मीटर क्यूब, एग्रीगेट हो जाएंगे 6 मीटर क्यूब। अब हमें एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सैंड जो है वो है 1.15 टाइम्स यानी कि 50% एक्स्ट्रा। तो ये हो जाएगा, हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालेंगे और उसमें 1.15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 अगर माने वॉल्यूम ऑफ सैंड 3 मीटर क्यूब तो ये हो जाएगा 3.45 मीटर क्यूब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सैंड। बात करें इंग्लिश बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ ऑल बॉन्ड्स। डबल फ्लेमिश बॉन्ड प्रेजेंट्स बेटर अपीयरेंस देन इंग्लिश बॉन्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड इज uses the strength of English bond and appearance of double Flemish bond, यानी कि डबल फ्लेमिश बॉन्ड की तरह तो अपीयर होता है, इंग्लिश बॉन्ड की स्ट्रेंथ यूज करता है। जिगजैग बॉन्ड जो होता है कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल पैनल्स इन ब्रिक फ्लोरिंग। जो ब्रिक की फ्लोरिंग होती है उसमें जो ऑर्नामेंटल पैनल यूज करते हैं हम उसके लिए जिगजैग बॉन्ड जो होता है वो यूज होता है। यानी कि
Zigzag bond is commonly used for making ornamental panels in brick flooring. उसके बाद सैंड लाइम ब्रिक की बात करें तो 10-10-80 यहाँ पे फ्लाई एश है, 10% लाइम है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। सैंड की बात करें, ये सैंड लाइम ब्रिक की बात हो रही है, तो सैंड जो होती है 10%, फ्लाई एश 80%, तो बचा हुआ क्या, लाइम। लाइम होता है 10% और लाइम की जगह COH का होल ट्वाइस भी यूज कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम ही है खुद, है ना। उसके बाद सैंड लाइम ब्रिक, सैंड लाइम की ब्रिक है, इसमें अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो लाइम होता है 10%, लाइम जनरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोलिक लाइम जो है शायद COH का होल ट्वाइस यूज लिया जाता है। फिर सैंड होता है 10%, फ्लाई एश होता है 80%। कार्बन ब्रिक जो होती है मेड फ्रॉम क्रस्ड ब्लास्ट फर्नेस कोक बॉन्डेड विद टार, जो कार्बन ब्रिक होती हैं वो बनी होती हैं क्रस्ड ब्लास्ट फर्नेस कोक बॉन्डेड विद टार। कार्बन ब्रिक्स मेड फ्रॉम क्रस्ड ब्लास्ट फर्नेस कोक बॉन्डेड विद टार, यानी कि जो ब्लास्ट फर्नेस कोक है उसको टार के साथ बॉन्ड करके बनाया जाता है। As per IS 3495 Part 1, compressive strength of brick shall be determined by keeping the brick immersed in water for 24 hours and placing on bed. तो प्रोसेस क्या है, frog and all whites are filled with 1:3 mortar। उसके बाद brick are stored under damp jute bags for 24 hours। It is then immersed in clean water for 3 days। The specimen is tested for compressive strength by placing it between plates and applying load of 40 MPa per minute till failure occurs। अब बात करें 1497 में लोड बियरिंग वॉल, तो ये होता है मिनिमम थिकनेस जो होती है लोड बियरिंग वॉल की 1 ब्रिक वॉल या 10 सेंटीमीटर के बराबर। थिकनेस यूज्ड इन डिजाइन कैलकुलेशन शुड बी एक्चुअल थिकनेस नॉट नॉमिनल थिकनेस, यानी कि एक्चुअल थिकनेस 19 mm और नॉमिनल थिकनेस होती है 20 mm। तो हम एक्चुअल थिकनेस यूज करते हैं जब डिजाइन कैलकुलेशन करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है एज पर IS 456 1978 के अकॉर्डिंग, इसी जो कंक्रीट की बात चल रही है तो कंक्रीट के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1978 के अकॉर्डिंग 5700 के 2000 के अकॉर्डिंग 5000 के IS 456 की बात है। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग की बात करें तो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में CaCl2 इज ए रैपिड हार्डनिंग एजेंट और एक्सेलरेटर। CaCl2 एक रैपिड हार्डनिंग एजेंट है या फिर इसको एक्सेलरेटर भी बोल सकते हैं। ये क्या कॉज करता है, एक्सेलरेशन इन सेटिंग एंड हार्डनिंग। दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट इन द अर्ली पीरियड ऑफ हाइड्रेशन। ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज कंक्रीट बिकम्स सुटेबल फॉर कोल्ड वेदर। तो CaCl2 जो है रैपिड हार्डनिंग एजेंट होता है, ये एक्सेलरेटर होता है। इससे क्या होता है कि सेटिंग और हार्डनिंग जल्दी हो जाती है। इसके अलावा लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट जो है अर्ली पीरियड में ये जनरेट करता है। इन प्रॉपर्टीज की वजह से ये कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए सूटेबल होता है। इसके अलावा कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज हाई पोरोसिटी, सो दिस फर्दर डेवलप्स मोर रेजिस्टेंस टू फ्रस्टिंग। फ्रस्टिंग के अगेंस्ट जो है ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप करता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। क्यों? क्योंकि हाईली पोरस होता है। यही है बस कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के बारे में। उसके बाद 1500वां जो पॉइंट है वो है कि एज पर IS 456 2000 द करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है एज पर IS 456 2000 द करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्लाई रिक्वायरमेंट आर। ग्रेड ऑफ कंक्रीट दी है और उसकी इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो अगर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो उसके लिए जो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FC जो है न्यूटन पर mm स्क्वायर में वो ज़्यादा या बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू M15 के लिए FC-3 और M20 या उससे अबव के लिए FC-4। ये 1500 पॉइंट कंप्लीट हुए 1400 से।